नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, दशहरा गुजरा तो दशहरे पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की स्पीच जरूर होती है। ट्रेडिशन है। कुछ ऐसा है जैसे कि शिवसेना की जो ठाकरे की जो स्पीच होती है वो भी दशहरे के दिन ही होती है। पिछले कुछ वर्षों से मोहन भागवत की स्पीच को, खास तौर से जो दशहरे की स्पीच होती है, उसको आने वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर ध्यान से सुना और उसका विश्लेषण किया जाता है। दरअसल दशहरे के दिन जो मोहन भागवत ने कहा वो आने वाले दिनों की भारत में रूपरेखा है। वो रूपरेखा है फिलहाल 2025 तक की कि अगले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कौन से कदम उठाने हैं। और ये कदम दरअसल जो यहां पर दृष्टिकोण पेश किया जाता है, जो मोहन भागवत मुखर होकर बात करते हैं, उसे एक प्रकार से पूरे वर्ष के लिए आरएसएस के प्रचारकों के लिए, स्वयं सेवकों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए गीता के उपदेश की तरह माना जाता है। यही आपकी रूपरेखा है, यही आपका भविष्य है, इसी के आसपास आपको चलना है और इसी पर आपको नीति बनानी है। ये एक किस्म से दिशा निर्देश है। यू हैव टू फॉलो इट। इसे आप कह सकते हो हाई कमान, या जैसे चीन या रूस के अंदर जो ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक लौह शिकंजा होता है, ये वही लौह शिकंजा है कि तुम्हें इस राह पर चलना है, क्योंकि तुम हमारे सिर्फ एक पॉलिटिकल विंग हो। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल विंग मात्र है आरएसएस का, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी सोच भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर सकती है, उसे वही एजेंडा लागू करना है जो एजेंडा आरएसएस ने सेट कर दिया। दरअसल आज भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो सब आरएसएस से निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री हो, नितिन गडकरी हो या बाकी कई लोग हों, तो वो एक प्रचारक के तौर पर, स्वयं सेवक के तौर पर भागवत पुराण को आत्मसात करते हैं और उससे मिले निर्देशों को और संकेतों को पढ़ते हैं और पूरे साल उसको फैलाते हैं। ये स्पीच वेल क्राफ्टेड होती है, सोच समझ के दी जाती है। एक एक बिंदु डिस्कस करने के बाद एक एक शब्द के साथ, एक एक पैराग्राफ के साथ आपके सामने लाया जाता है। रिहर्सल भी होती है इसकी। दोस्तों, 4 पीएम पे और न्यूज टाइम पे इसलिए तो हम इन विश्लेषणों को आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इन संदेशों को, इन निर्देशों को, इनकी गहराई को पकड़ सको और आने वाले दिनों में जो भारत में घटने जा रहा है या जिस किस्म के खतरे निकलने जा रहे हैं उनको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये दशहरे की स्पीच विशेष रूप से 2022 की बहुत सारी बातें कही उन्होंने। मैं इस अंक में सारी बातें नहीं कह पाऊंगा, कुछ बातों को उठाऊंगा और जो बाकी कुछ और बातें हैं उन्हें मैं आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसके अंदर भी बारी बारी से उठाता रहूंगा। आज उन्हें महिला शक्ति की बहुत याद आई। पहली बार आपको इस मंच पर एक महिला दिखाई देती है। जी हां, पहली बार। आरएसएस के जो सारे के सारे कार्यक्रम हैं वहां पर महिला शक्ति या सो कॉल्ड, जिसे आजकल वो मातृशक्ति कहते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है। ये पुरुषों का पूरा क्षेत्र है और आज इन्होंने अपने मंच के ऊपर एक स्त्री को बुलाकर अपने आप को ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए हम स्त्रियों के प्रति कितने उदारवादी हैं और
प्रसिद्ध पर्वतारोही संतोष यादव यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में थी। और हालांकि मोहन भागवत ने कहा कि संघ के कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में महिलाओं की उपस्थिति की परंपरा पुरानी है, लेकिन ये बात सबको पता है कि महिलाओं की स्थिति आरएसएस के अंदर नगण्य है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दरअसल सच बात तो ये है कि महिलाओं की कुछ छोटे मोटे लेवल पे ऐसे संगठन बनाए हुए हैं उन्होंने, जैसे मुसलमानों के बनाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है वहां पर। ये पुरुष श्रेष्ठ समाज है आरएसएस का, जिसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। अदरवाइज आज 100 साल होने जा रहे हैं, आरएसएस को 2025 तक हो जाएंगे। क्या 100 सालों में इनको कोई महिला नजर नहीं आई जो इनकी प्रमुख बन सके? दरअसल इनकी मनुवादी और ब्राह्मणवादी शक्तियां, जो कि इतनी ज्यादा एक ऐसी सोच लिए है कि जहां पर महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाता है, लेकिन आपके सामने जो रूप पेश किया जाता है वो कहा जाता है कि महिला और पुरुष में श्रेष्ठ कौन, इसका हम विचार नहीं करते। वो इनके आचरण में नजर आता है कि महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। आप जितने भी सरकारें देख लीजिए, नीचे जितने भी उनके बाकी मंत्रीगण देख लीजिए, या नीचे जो लोग बैठे हैं, आपको कहीं महिला नजर नहीं आएगी। महिलाओं का कोई स्थान आरएसएस में नहीं है। ये सब ढकोसला है जो आपके सामने पाखंड परोसा जा रहा है। ये प्रपंच है, ये पाखंड है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि मातृशक्ति को बराबर का अधिकार देना और परिवार में निर्णय की स्वतंत्रता देना जरूरी है। ये सब भाषण की बातें हैं। आप इनके भाषण पर मत जाइए। आप इनके जो कहे हुए शब्द हैं महिलाओं के लिए, उस पर मत जाइए, क्योंकि ये जो कहते हैं और ये छुपाते हैं, दोनों में फर्क है। आज उन्होंने भारत का विश्व में सम्मान की बात की और कहा कि श्रीलंका की मदद की, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपना हित देखा, और यह हमारे लिए सम्मान की बात है। अपना हित रखा, लेकिन एक तानाशाह रूस का साथ दिया, और साथ में जो मजलूम यूक्रेन था उसको यह कहा जा रहा है कि तुम युद्ध बंद करो। यहां पे मैं कल जो मोदी साहब की बात हुई है ज़ेलेंस्की से, उनको कहा कि तुम युद्ध बंद करो और तुम बात करो पुतिन के साथ में। लेकिन ज़ेलेंस्की ने उन इलाकों की बात भी की जो रशिया ने अधिग्रहण कर लिए, छीन लिए 15% के इलाके, उसके बारे में भागवत कुछ नहीं बोले। और दूसरी बात, ज़ेलेंस्की ने कल मोदी को बड़ा जवाब दिया। जी हां, करारा जवाब दिया, जिसको उछाला नहीं जा रहा है। और जवाब यह था, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस, लेकिन हम पुतिन से बात नहीं करेंगे। ये ज़ेलेंस्की ने मोदी से कहा कि थैंक यू फॉर योर एडवाइस, लेकिन हम पुतिन से बात नहीं करेंगे। कमाल है ना। देश का सम्मान बड़ा होता है, और ज़ेलेंस्की ने सम्मान रखा, और मोदी को ये सबक देने में 2 मिनट भी नहीं लगाए कि आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन हम पुतिन से बात नहीं करेंगे। उसने हमारे देश को बर्बाद किया है, और देश का हमारा एक हिस्सा अपने में ले लिया है, और भारत उसकी बात नहीं करता। बल्कि भारत ने उस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन के अंदर भी वोट में एब्सटेन करके रूस का साथ दिया, जालिम का साथ दिया, एक बारबरिक पुतिन का साथ दिया। खैर, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। और भारत का सम्मान बढ़ा है? नहीं, इससे भारत का सम्मान कम हुआ है यूक्रेन में जो भारत ने वोट दिया है। राष्ट्र सुरक्षा के मामले में भारत स्वावलंबी है और अर्थव्यवस्था पूर्व स्थिति में आ रही है। इस बात को भी भागवत साहब ने कहा। फिर कर्तव्य पथ का बात करना नहीं भूले। आजकल सभी हमें कर्तव्य याद दिला रहे हैं, यानी कि जो सरकार की कर्तव्य है नागरिकों के प्रति, उसके बारे में अब कोई बात नहीं होती है। अब बात होती है कि नागरिकों के क्या कर्तव्य है। और आज भागवत साहब ने भी इनडायरेक्टली कर्तव्य पथ की बात की और कहा कि भारत के नव उत्थान के लिए आपको अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए।
आजकल लोगों को 140 करोड़ लोगों को सीख दी जा रही है कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। तुम अपनी ड्यूटीज की बात करो, हमसे मत कहो कि हमारी ड्यूटी क्या है। हालांकि बीच में उन्होंने कहने की कोशिश की, भागवत साहब ने, कि मैं सरकार को बचा नहीं रहा हूं, सरकार की भी जिम्मेदारी है नागरिकों के प्रति। तो सरकार वहां बैठ के क्या भांड पैदा कर रही है? सरकार का काम क्या है वहां पर? 140 करोड़ लोगों की रक्षा करना और देखभाल करना, क्या वो काम नहीं है? इसलिए उसको वहां भेजा था। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी पहले है और नागरिक की जिम्मेदारी बाद में है। लेकिन भागवत वहां पर मोदी को बचाते नजर आए कि सरकार तो ठीक है, हम उसको भी दोष देंगे, लेकिन पहला कर्तव्य आपका है। यानी कि भारत के अंदर जो बदहाली है, जो फटाली है, जो गरीबी है, जो लोग असहाय हैं, उसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे हो। ये ये स्ट्रेटेजिक चेंज है। ये स्ट्रेटेजिक चेंज है। भारतीय जनता पार्टी को भी कहने की कोशिश की जा रही है कि जनता से यही कहो कि तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू। ये सरकार आपके लिए नहीं है, ये सरकार देश के लिए है। और देश क्या है? उस देश में 140 करोड़ नागरिक नहीं आते। फिर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं और दूरियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दूरियां बढ़ाने में और समाज को बांटने में और समाज को तोड़ने में मोहन भागवत जैसे व्यक्ति और उनके संस्थान, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, ये देश तोड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। समाज को तोड़ दिया इन्होंने, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया, हिंदू सिख में डिवाइड कर दिया, हिंदू क्रिश्चियंस में डिवाइड कर दिया। दरअसल इनके लोग गरबा के अंदर जाते हैं और आज कई पेपर्स में एडिटोरियल्स हैं। यही भागवत साहब समावेशी भारत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, लेकिन वो गरबा में आके अगर आपके फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मंजूर नहीं है, वो बाहर जाएं, उनकी जरूरत नहीं है यहां पर आने की। भारत में तो लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते आए हैं हजारों सालों से, लेकिन अब नहीं मनाते क्योंकि अब उनको गरबा या डांडिया के अंदर एंट्री नहीं है। इसलिए एंट्री नहीं है कि मुस्लिम्स नॉट नीडेड। मुस्लिम्स को मकान भी नहीं देने हैं, किराए पे मकान नहीं देने हैं, बिल्डर ने मकान नहीं बेचने हैं, घेटोज में रहने को मजबूर किया जाता है। और फिर ये कहते हैं सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। भारत में सामाजिक सद्भाव को जितना आरएसएस ने और बीजेपी ने बिगाड़ा है, जितना वीएचपी और बजरंग दल ने बिगाड़ा है, इतना किसी ने नहीं बिगाड़ा। इतनी दूरियां किसी ने नहीं बढ़ाई हैं जितनी इन्होंने बढ़ाई हैं। दरअसल ये जो कह रहे हैं ये एक पाखंड है। ऊपर से ये दोष लगाते हैं, इनकी कोशिश है कि देश में आतंक बढ़े। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो चाहेगा देश में आतंक बढ़े? किसके ऊपर आपका निशाना है? किसको आप कह रहे हैं? क्या आप ये इशारा मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं कि देश में आतंक बढ़े, या कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, या अराजकता का वातावरण बना रहे? ये अराजकता वर्ड केजरीवाल के लिए उपयोग किया जाता है कि वो अराजक है। दरअसल देश में समाज के अंदर दूरियां बनाकर समाज को बांटना ही आतंकवाद है। और इस पर्टिकुलर अतिवाद के अंदर आरएसएस की एक प्रमुख भूमिका भी रही है। ये अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहते हैं, लेकिन लगातार ये हिंदू की बात करते हैं, क्योंकि बाकी इनकी नजर में है ही नहीं। ये सबको हिंदू कहते हैं, आज भी कहा सब हिंदू हैं। क्या बात है साहब, इनको समझ में नहीं आता कि सिख सिख हैं, ईसाई ईसाई हैं, मुसलमान मुसलमान हैं, जैन जैन हैं, बौद्ध बौद्ध हैं, पारसी पारसी है, वो हिंदू नहीं है। और हिंदुओं से पहले भी यहां पर कोई था। आप सबके पूर्वज हिंदू हैं तो हिंदुओं के पूर्वज भी कोई थे। कौन समझाएगा? लेकिन इनका मुख्य मुद्दा आता है जनसंख्या पे। अभी बात करता हूं जनसंख्या पर भी। अंग्रेजी के खिलाफ बोलने शुरू हो गए आज तो। शिक्षा नीति जो है अपनी भाषा के अंदर आप लेकर आइए। अंग्रेजों ने हम पर शिक्षा नीति लाद दी और उस शिक्षा नीति से निकलकर अनेक महापुरुष आगे चलकर अंग्रेजों के विरोध में लड़े। अंग्रेजी है तो भारत एक साथ में है साहब। ये अंग्रेजी है तो भारत एक साथ काम कर पा रहा है। ये अंग्रेजी है तो एडमिनिस्ट्रेशन चल पा रहा है। ये अंग्रेजी है तो उद्योग चल पा रहे हैं। और फिर कहते हैं शिक्षा के साथ परिवार और समाज के संस्कार जरूरी हैं। आप भाषण मत कीजिए साहब,
पहले तो आप अपना परिवार पैदा कीजिए, फिर संस्कार की बात कीजिए। आपको पता ही नहीं संस्कार कहते किसको हैं। संस्कार पहले जाके भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसको समझाइए कि संस्कार किसे कहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे असंस्कारी हैं। उन्हें संस्कारों की समझ ही नहीं है। अब आता हूं उस मुद्दे के ऊपर। ये मुद्दा जनसंख्या पर, जिसके ऊपर उन्होंने आज काफी कुछ कहा कि एक सख्त लोक संख्या की नीति बनाना जरूरी है और सभी उस नीति का पालन करेंगे, किसी को छूट नहीं मिलेगी। एक उदाहरण देता हूं, जम्मू कश्मीर, मुख्यतः उनकी आबादी मुस्लिम आबादी है। 2.1 का सब्स्टिट्यूशन रेट है, जहां पर आबादी बढ़ती नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनका टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.5 है इस समय। माफ कीजिएगा भागवत साहब, आपको ना भारत का पता है, ना भारत के राज्यों का पता है, ना फर्टिलिटी रेट जिसको आप मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है, ना आपको पता है कि कश्मीर के अंदर फर्टिलिटी रेट कितना है मुसलमानों के अंदर। आपको नहीं मालूम कि साउथ में केरला के अंदर फर्टिलिटी रेट कितना है मुसलमानों के अंदर, तमिलनाडु में कितना है। आप एक डर पैदा करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज के अंदर आप डर पैदा करना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं कि अब आप जियोगे तो मेरी वजह से जियोगे। ये हिंदू समाज ही उनके लिए खतरा बन गया आज की डेट में। अब वो खतरा नहीं है, हम उनके लिए खतरा बन गए हैं। भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। भारत के 2-3 राज्यों को छोड़ के सब जगह जनसंख्या कंट्रोल हो चुकी है और सरकार ने खुद कहा है लोकसभा में कि ऐसा ही है। और फिर एक चीज और उठाते हैं, जनसंख्या धार्मिक धर्म आधारित असंतुलन और जबरन धर्मांतरण, ये दोनों के दोनों मुद्दे ईसाइयों के साथ और सिखों अपना मुसलमानों के साथ जोड़े जा रहे हैं कि धर्म आधारित असंतुलन का मतलब है कि आप लोगों को बेसिकली ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है और मुसलमानों की और ईसाइयों की आबादी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली ईसाइयों का तो जो फर्टिलिटी रेट है वो तो 1.5 भी नहीं है, वो तो 1 और 1.5 के बीच में आ चुका है। सिखों का भी 1.5 से नीचे आ गया है और मुसलमानों का उनका भी ऑलरेडी 2 के आसपास है सब इंडिया में। और फिर कोसोवो और दक्षिण सूडान का एग्जाम्पल देते हैं, इंडोनेशिया के तिमोर का एग्जाम्पल देते हैं कि धर्मों के बीच में असंतुलन हुआ तो वो देश बन गए। तो साहब, जब बांग्लादेश बटा था तो कौन सा धार्मिक असंतुलन था, और 1947 भी याद दिला दिया। यानी कि मुसलमानों के ऊपर काबू करो, उनके ऊपर अभी से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करके कहो कि 2 बच्चे से ऊपर आप पैदा नहीं कर सकते या 1 से ऊपर पैदा नहीं कर सकते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये कहने की कोशिश की है कि आप 2024 से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ और सख्ती से लागू करो, कोई उसका उल्लंघन ना करे और ऊपर से जो वर्ड कहे किसी को छूट ना मिले, सब उस नीति का सख्ती से पालन करें। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप जीपिंग बनना चाहते हैं, डेंग जियोपिंग बनना चाहते हैं, या पुतिन बनना चाहते हैं, भारत को तानाशाही के अंदर धकेल देना चाहते हैं? अभी तक परसुएशन के द्वारा हम फर्टिलिटी रेट को 5-6 से निकालकर 2 पे ले आए हैं, जो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे है। उसके बाद भी आपकी जुबान के अंदर वही बात निकलती है जो मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति एक तरह से घृणा ही निकलती है। फिर कहते हैं समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम आजाद भारत में चल रहा है। आजाद भारत में जितना सोशल डिवीजन, सामाजिक भटकाव और जो कहते हैं तोड़ा जाना है, वो तो आरएसएस ने किया है। जननी है तोड़ने की, एक देखा जाए तो जननी है। फिर लास्ट में एक और चीज भी कहते हैं, सबको सनातन धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। क्या दुनिया में बाकी लोगों के धर्म नहीं है? क्या दुनिया में जो बाकी लोग हैं उनको अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, अपनी आस्थाओं का पालन नहीं करना चाहिए? पर कौन समझाए इनको, कौन समझाए इनको? अल्टीमेटली समझाना ही तो मुश्किल है। ये तो सिर्फ सीख देने के लिए पैदा हुए हैं।
दरअसल आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी और बजरंग दल, इवन राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं, ये भारत तोड़ो अभियान है इनका, ये भारत को तोड़ देना चाहते हैं। सामाजिक रूप से तो तोड़ ही दिया इन्होंने। भगवान न करे मेरा देश कभी भौगोलिक रूप से टूट जाए, और कभी टूटेगा तो इनकी वजह से टूटेगा, क्योंकि इनमें जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, इनमें तोड़ने की प्रवृत्ति है। इनका आधार ही नफरत और घृणा है। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा, और मोहन भागवत पुराण याद रखिएगा, ये अभी शुरुआत है, बहुत कुछ आना बाकी है। 2025 से पहले अपने आप को संभाल के रखिएगा। ये बहुत कुछ करेंगे, अभी बहुत कुछ करेंगे, और समाज को भी तोड़ देंगे और ये देश को भी तोड़ देंगे। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद। और 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा जो चैनल से हमारे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।